नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एस्ट्रो गुरु जी में। मैं डॉक्टर आर बी धवन। नक्षत्रों पर रिसर्च कार्य करते समय मुझे जो महसूस हुआ वो ये कि नक्षत्र राशियों की तुलना में ज़्यादा सटीक फल देने वाले होते हैं। नक्षत्रों से अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं तो सूक्ष्मता ज़्यादा होती है और यही कारण है कि वैदिक काल में राशियों के बजाय नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता था। फलादेश जब करना होता था या आने वाले समय के बारे में राजा महाराजा या फिर जो भी ज्योतिष पर विश्वास करने वाले लोग थे उनके लिए आचार्य नक्षत्रों से ही आगे आने वाले समय की प्रिडिक्शन किया करते थे जो कि बिल्कुल सटीक थी। तो आज फिर नक्षत्रों पर बात करेंगे। नक्षत्र है आज का रेवती। रेवती नक्षत्र में ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से रेवती नक्षत्र वालों की शारीरिक आकृति होती है और किस प्रकार से उनकी मानसिक प्रवृत्ति होती है। जीवन में वो कहाँ कहाँ सफलता ज्यादा प्राप्त करते हैं। रेवती नक्षत्र जो कि नक्षत्र मंडल का 27वां नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का जो सौर मंडल में स्थान है वो 346 अंश 40 कला से लेकर 360 अंश 00 कला तक है। राशि चक्र के अनुसार अगर हम देखें रेवती नक्षत्र तो ये मीन राशि में पड़ता है और मीन राशि के 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक इसकी स्थिति होती है। इसका यही विस्तार क्षेत्र है मीन राशि में। रेवती का अर्थ है धनवान या प्रचुर। प्रचुर यानी बहुत मात्रा में किसी भी वस्तु का होना। रेवती एक गंड मूल वाला नक्षत्र भी है और इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा। पूषवन भी कहते हैं। आकाश में आरंभ से अंत तक हमेशा ये चलायमान रहते हैं ये देवता। देवता पूषा या पूषण हैं। स्वामी ग्रह इस नक्षत्र के बुध हैं और राशि मीन पड़ती है इस नक्षत्र में। भारतीय खगोल शास्त्र में ये 27वां नक्षत्र कहलाता है और गंड मूल वाला नक्षत्र तो है ही है। ये अंतिम नक्षत्र है नक्षत्र मंडल में और इसके 12 तारे हैं। ये मृदु संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। ये एक धनाढ्य नक्षत्र है यानी धनाढ्यता यानी धनवान होने का सूचक नक्षत्र भी माना जाता है। आचार्य वराह मिहिर व्रत संहिता में कहते हैं कि इसके 32 तारे मृदंग के आकार में होते हैं। तारों की संख्या से इसके आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक शुभ संकेत है। सात्विक है ये नक्षत्र। स्त्री नक्षत्र इसको माना जाता है। इसकी जाति शूद्र मानी जाती है। योनि गज मानी जाती है। योनि वैर सिंह से यानी शेर से। और देव गण है नाड़ी आदि है। ये पूर्व दिशा का स्वामी है। इसके देवता पूषा या पूषण मतलब सूर्य 11वें आदित्य हैं। ये समागम के देवता, यात्रा के देवता, मार्ग विवाह, पशुओं के भोजन के जिम्मेदार, यात्रियों की डाकुओं और जंगली जानवरों से रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं और मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाने वाले देवता भी माने जाते हैं। पूषा गतिविधि के प्रतीक माने जाते हैं। मनुष्य के फलने फूलने के कारक भी ये हैं देवता। रेवती नक्षत्र पोषक और रक्षक नक्षत्र भी माना जाता है। मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार ये एक मीठा और नाजुक नक्षत्र होने के कारण संगीत और आभूषण के लिए उपयुक्त नक्षत्र माना जाता है। यानी इस नक्षत्र के समय में संगीत सीखना आरंभ करें या आभूषण खरीदना या बनवाना आरंभ किया जा सकता है। यह यात्रा और पुनर्जन्म का कारक नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता पुषान अर्थात समृद्धि का देवता माना गया है जो आदित्यों में से एक है। कहा जाता है कि पुषान या पुष्वान आकाश में आरंभ से अंत तक चलायमान रहते हैं। अब रेवती नक्षत्र वाले स्त्री या पुरुष कैसे होते हैं? ये जातक अच्छे डील डोल वाले होते हैं। यथेष्ट रूप से लंबे और संतुलित शरीर वाले होते हैं। साफ रंग वाले होते हैं। दिल के ये बड़े साफ होते हैं यानी व्यवहार में ईमानदार होते हैं।
मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाले होते हैं। परिस्थिति के अनुसार इनमें दूसरों से व्यवहार करने का कौशल आ जाता है। ये दूसरों पर अनावश्यक रूप से अधिक ध्यान भी नहीं देते। इनका जीवन पूरी तरह से स्वतंत्र होने के कारण इनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने पर इन्हें थोड़ी ज्यादा ठेस लगती है। ये लोग लंबे समय तक किसी बात को गुप्त नहीं रख पाते। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर उस व्यक्ति से दूर रहना इनको आसान नहीं लगता। ये बहुत ज्यादा क्रोधी भी होते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और कुछ भी हो जाए अपनी अंतरात्मा के अनुसार आचरण करना इनका एक सिद्धांत होता है। ये किसी भी सिद्धांत को पहले परखते हैं और उसके ठीक लगने पर ही दृढ़तापूर्वक उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। किसी भी मामले में पूरी तरह से निष्कर्ष निकाल लेने वाले लोग होते हैं ये। धार्मिक, अंधविश्वासी, थोड़े से धर्मांध और रूढ़िवादी संस्कृति और सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक उस पर अमल करने वाले लोग होते हैं। किसी भी मामले का पहले निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये लोग हठीले और महत्वाकांक्षी प्रकृति के होते हैं। इनके विचारों या योजनाओं की जरा सी असफलता इन्हें बहुत कुंठित कर देती है। 27 नक्षत्रों में से केवल इसी नक्षत्र वाले ही ईश्वरीय कृपा को सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाले माने गए। इस जातक या जातिका का प्रारंभिक जीवन यानी बाल्यावस्था थोड़ा सा कष्टमय व्यतीत होता है, इसलिए ये धैर्यवान बन जाते हैं। बाल्यावस्था में होने वाले कुछ रोग भी होते हैं। ये जातक जल प्रिय होते हैं, जलीय वस्तुओं से लाभान्वित भी होते हैं, अटूट ईश्वर में विश्वास करने वाले और भक्ति करने वाले लोग होते हैं। आचार्य नारद रेवती नक्षत्र वालों के लिए कहते हैं कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व वाले होते हैं, कलह प्रिय होते हैं। यह बात बात में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को दुर्गर्वित कहते हैं, अर्थात बेकार में गर्व करने की इनकी आदत होती है। इनमें कामुकता अमर्यादित प्रकार की होती है। यदि रेवती नक्षत्र का चंद्रमा पंचम स्थान में हो तो इनकी पुत्रों की चाह केवल चाह ही रह जाती है। ये लोग संसारिक व्यवहार में थोड़े से अनाड़ी होते हैं। ये जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और असफलता का दोष अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को देने लग जाते हैं। ये जो तथ्य आचार्य नारद ने बताए हैं, इसके अलावा पराशर मुनि क्या कहते हैं? पराशर मुनि कहते हैं कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने वाले होते हैं। इनकी आदत ही यही होती है और ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अच्छे खानदान से संबंध रखने वाले होते हैं, परंतु ये भी वैसे ही हो यह जरूरी नहीं। पंचम स्थान के अलावा कहीं और अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो पुत्र संतति होती है। जीवन में संपत्ति भी जुटा लेते हैं। वैज्ञानिक होते हैं कुछ लोग इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले, और ऐतिहासिक खोजों तथा प्राचीन संस्कृतियों में रुचि लेने वाले तो होते ही हैं। इन तीनों क्षेत्रों में से किसी में भी ये विख्यात हो सकते हैं। प्राचीन संस्कृतियों में ज्योतिष और खगोल शास्त्र भी सम्मिलित है। यह अच्छे चिकित्सक, कवि भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी बन सकते हैं। यदि ये सरकारी नौकरी में होंगे तो बहुत सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति विदेश में भी जा करके बसते हैं। बहुत ऐसा होता है कि रेवती नक्षत्र वालों की अगर ग्रह स्थिति ऐसी हो तो विदेश में ही जा करके बस जाते हैं। विदेश से मेरा तात्पर्य जन्म स्थान से दूर भी है। यानी अगर यहाँ भारत की बात करें तो एक कोने से लेकर दूसरा कोना बहुत दूरी रखने वाला, यानी 700-800 या 1000 किलोमीटर से ऊपर अगर वो स्थान है तो वो भी विदेश जैसा ही प्रभाव माना जाएगा। वह अपने प्रयासों से जीवन में उन्नति करने वाले होते हैं। इनमें जन्मजात बुद्धिमत्ता और योग्यता होती है। ये लंबे समय तक किसी एक ही पद पर कार्य नहीं कर सकते और 50 वर्ष की आयु तक इन्हें किए गए प्रयत्नों के अनुसार वांछित मात्रा में लाभ या फल मिलता है।
नक्षत्र मंडल का अंतिम नक्षत्र ये रेवती नक्षत्र, अंतिम यात्रा या फिर इस जीवन से एक दूसरे जीवन, दूसरे नए जीवन या फिर पुनर्जन्म का सूचक नक्षत्र भी माना जाता है। इसके देवता पूषा विपुल उपज पोषण के कारक देवता हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक देखभाल प्रिय और जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं और प्यारे मित्र होते हैं। ये सगों की तरह दूसरे लोगों या दूसरे लोगों के बच्चों या फिर पशुओं के फिक्रमंद होते हैं, पशुओं के स्नेही होते हैं, मानवता और समाज के प्रिय होते हैं। ईर्ष्या या तुष्ट भावना से ये परे होते हैं। ललित कला के प्रेमी होते हैं, परस्पर निर्भर, बचपन में निराश लेकिन बाद में धैर्यवान और धनवान हो जाते हैं, क्षमावान भी होते हैं। जल प्रिय, जलीय वस्तुओं से लाभान्वित होने वाले, ईश्वर भक्त, सर्व अंग पूर्ण होते हैं। इनके पवित्र कार्य में समर्थ होते हैं। ये साधु स्वभाव वाले, धन धान्य से युक्त होते हैं। ये लोग, ये पुरुष जातक सुगठित शरीर वाले होते हैं और थोड़े लंबे आकार वाले होते हैं। शरीर के सभी अंग समान होते हैं। इनके रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक व्यवहारी होते हैं, व्यवहार चतुर होते हैं, साफ दिल वाले, मृदुभाषी, दूसरों पर अनावश्यक ध्यान नहीं देने वाले, स्वाधीन, किसी भी बात को ज्यादा समय तक गुप्त नहीं रखने वाले, आसानी से विश्वास नहीं करने वाले, विश्वास कर लेने पर आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते। ये जातक महाक्रोधाओं के असफल होने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ईश्वर भक्त भी होते हैं और ईश्वर कृपा के पात्र भी होते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्यशील, अपने सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी सिद्धांतों और संस्कृति का ये पालन करने वाले लोग रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री या पुरुषों के लिए 23वां साल, 26वां वर्ष शुभ होते हैं और 26 से लेकर 42 वर्ष तक मानसिक परेशानी इनको हो सकती है। किसी न किसी कारण से, आर्थिक चिंताओं के कारण से हो सकती है, सामाजिक बाधाओं के कारण हो सकती है। 50 वर्ष की उम्र के बाद इनका जीवन स्थिर हो जाता है। इसे अपने नजदीकी रिश्तेदार या पिता पक्ष से जो रिश्तेदारियां होती हैं वो वाले उन लोगों की मदद नहीं मिलती। अपने सगे संबंधियों यहाँ तक कि पिता से भी कोई सहायता विशेष इनको प्राप्त जीवन में नहीं होती। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये अपने परिवार से कोई सहायता पाने में भाग्यशाली नहीं होते। हालांकि इनका वैवाहिक जीवन साधारण ठीक होता है। इनकी पत्नी सामंजस्य पूर्ण होती है और इसे अगर शरीर में कोई कभी परेशानी हो जाती है तो बुखार से परेशानी हो सकती है। पेचिस यानी पेट खराब होने की समस्या भी इनके साथ रहती है। दांतों के रोग हो सकते हैं, आंतों में अल्सर और कान की पीड़ा, विशेष रूप से इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब रेवती नक्षत्र के पहले चरण में क्या विशेषता है ये समझ लेते हैं। रेवती नक्षत्र में अगर किसी स्त्री या पुरुष का जन्म हुआ है और पहले चरण में उसका जन्म हुआ है तो थोड़ी सी विशेषता ये भी होगी। इस चरण का स्वामी गुरु ग्रह है और इसमें गुरु, बुध और फिर गुरु, गुरु का 2 बार, इस तरह का प्रभाव इन ग्रहों का रहता है। मीन राशि के 16 अंश 40 कला से इसकी शुरुआत होती है, 20 अंश 00 कला पर ये समाप्त हो जाता है। नवांश धनु पड़ता है। यह नक्षत्र का चरण आशावाद, मानववाद, विश्व प्रेम और शासक स्वभाव वाला नक्षत्र माना जाता है, नक्षत्र चरण माना जाता है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले जातक किसी अंग में दोष वाले भी होते हैं। किसी अंग में कुछ ना कुछ दोष भी हो सकता है। छोटी नासिका, कोमल, साहसी, गुणवान, ज्ञानी, प्रसिद्ध, थोड़े से अभिमान भी होता है इनमें। कपटी और निपुण भी कहीं कहीं कहा गया है। खराब ग्रह स्थिति हो तो ऐसा हो भी सकता है। इस चरण रेवती नक्षत्र के इस पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक व्यवसायिक विकास और प्रदर्शनकारी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, रास्ता छोड़ करके दूसरों की मदद करने से गलत समझ लिए जाते हैं। इस प्रकार की आदत इनके लिए नुकसान देने वाली भी होती है। अब दूसरे चरण में क्या विशेषता है? रेवती नक्षत्र का दूसरा चरण,
इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। इसमें गुरु, बुध और शनि का प्रभाव सम्मिलित रहता है। मीन राशि के 20 कला से 23 कला तक इसका विस्तार क्षेत्र है। नवांश मकर पड़ता है। आधुनिक विज्ञान, युक्ति, संस्था या संगठन अति महत्वाकांक्षी बनाने का सूचक नक्षत्र है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले जातक थोड़े से अभिमानी, हठी और श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन नास्तिक, सचिव या सलाहकार भी होते हैं। मंत्री पद को भी सुशोभित करते हैं। बल में बलवान भी होते हैं। दुखी, धूर्त, दुविधाग्रस्त होते हैं। जातक ये जातक प्रायोगिक लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं और जीवन को चरम सीमा तक जीने वाले होते हैं। इच्छा को पूरी करने वाले, संतुलित स्वभाव वाले, निर्धन भी होते हैं। कभी कभी पराधीन कार्य करने को विवश होते हैं, यानी नौकरी करने वाले भी होते हैं। निर्धन होते हैं लेकिन पराधीन, यानी दूसरों के कार्य करने, दूसरों की नौकरी करना इनको पसंद नहीं होता। अपने ही कार्य की चाहे वो अधूरी इच्छा रह जाए, इच्छा रखने वाले होते हैं। अब तीसरे चरण में अगर जन्म हो रेवती नक्षत्र के तो क्या विशेषताएं होती हैं? तीसरे चरण का स्वामी शनि है। इसमें गुरु, बुध और शनि का प्रभाव मिला जुला होता है। मीन राशि के 23 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 26 अंश 40 कला तक का क्षेत्र है ये, और नवांश कुंभ का पड़ता है, कुंभ राशि का। ये मानववाद का सूचक चरण है, और जातक इस चरण में अगर जन्म लिए है तो लंबे आकार वाला होता है, बड़े सिर वाला, दुबला और सुस्त होता है। रूखे नेत्र और केश होते हैं। आलसी, पुत्र सुख में थोड़ी कठिनाई महसूस करने वाला, लड़ाई झगड़े को पसंद करने वाला, युद्ध में विजयी और भाग्यवान भी होता है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाला जातक सीमा पार जाकर मदद करने वाला होता है, यानी किसी भी बात की सीमा को लांघ करके मदद दूसरों की करने वाला होता है। इस कारण लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं तथा सहायता जारी रखने के लिए दाम्पत्य जीवन में कलह होता है। अब रेवती नक्षत्र का चौथा चरण क्या विशेषताएं हैं? इस चरण का स्वामी गुरु ग्रह है। इसमें गुरु, बुध और फिर से गुरु का प्रभाव, यानी 2 बार गुरु का प्रभाव रहता है। मीन राशि के 26 अंश 40 कला से इसकी शुरुआत होती है और 30 अंश 00 कला तक ये रेवती नक्षत्र का चौथे चरण का स्थान है। नवांश मीन है। ये स्वप्न और संचार का सूचक ये चरण माना जाता है। ये इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाला जातक बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता। बड़ा उसका वक्षस्थल होता है। कान, नाक भी बड़े होते हैं। कोमल शरीर होता है। प्रसिद्ध होता है। ये बुद्धिमान होता है, गुणवान और यशस्वी भी होता है अपने जीवन में। ये जातक दिन में स्वप्न देखने वाला होता है और जीवन में सफलताएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं इसको। कलेश ज्यादा रहते हैं इसके। गृहस्थाश्रम में भी अस्थिर और शीघ्र भ्रमित हो जाने वाला होता है। ये नक्षत्र का चरण किसी भी अर्थों में शुभ और अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए इस नक्षत्र के इस चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो गंडमूल शांति बहुत जरूरी होती है। गंडमूल शांति कैसे की जाती है, कब करनी चाहिए, इस पर मेरे 2 वीडियो और हैं, इसी चैनल पर हैं। अगर आप देखेंगे तो उसको समझ करके आप उसी प्रकार से गंडमूल शांति विधि विधान से करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी नक्षत्र में किसी महिला का अगर जन्म होता है तो जो लक्षण पहले बताए गए हैं वो तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ खास क्या लक्षण हो सकते हैं, यहाँ आपको समझना है कि खास क्या लक्षण हो सकते हैं। स्त्री जातक में पुरुष जातक वाले लक्षण तो होंगे ही होंगे। ये अत्यंत सुंदर होती है। उसके अलावा हजारों में चुंबकीय आकर्षण के कारण आसानी से ये पहचानी जाती है। ये कुछ दुराग्रही भी बन जाती है अति सुंदर होने के कारण। दूसरों पर हुक्म चलाने वाली हो जाती है। अत्यधिक बहुत ज्यादा अंधविश्वासी भी देखी गई हैं कुछ महिलाएं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली, किसी भी चरण में जन्म हो रेवती के, तो इस प्रकार का प्रभाव महिला में आ जाता है। इसकी शिक्षा साहित्य, कला, गणित में होती है और ये कुछ नौकरी ऐसी करती हैं जिसमें कि
दूर संचार से संबंधित कोई कार्य हो या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित किसी वस्तुओं के निर्माण का कार्य हो या फिर इंटरनेट से संबंधित कोई कार्य हो। अध्यापिका भी हो सकती है। शुभ ग्रहों के प्रभाव अगर हो इसकी कुंडली पर बहुत ज्यादा तो राजदूत बनती हैं इस नक्षत्र वाली महिलाएं। राजनैतिक या सांस्कृतिक और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षमताएं इनमें होती हैं। दाम्पत्य जीवन इनका सुसंगत होता है। तो इस प्रकार ये वीडियो था रेवती नक्षत्र, जो कि गणमूल वाला नक्षत्र है। इसमें जन्म लेने वाले जातक या जातिका कैसे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो करेंगे ही, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी आप इस चैनल से ज़रूर परिचित करा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उनके व्हाट्सएप पर या जहाँ भी आप शेयर करते हैं, तो जिससे कि वो भी परिचित हो जाएं इस चैनल से। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता महसूस करते हैं तो मैं नक्षत्र गणना के अनुसार ज्योतिषीय फलादेश देता हूँ। मार्गदर्शन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कंसल्टेशन हो जाती है, आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले नक्षत्र की बात करेंगे। नमस्कार।